आज के इस सत्र में दो वक्ता रहने वाले हैं, दोनों का विषय रहेगा अपने सामने। इस सत्र का अध्यक्षता जो कर रहे हैं आप है श्री सदानंद जी सप्रे। सदानंद जी NIT भोपाल में प्रोफेसर थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं। पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्य चलता है उस कार्य मतलब उसको विश्व विभाग कहते हैं, उस विश्व विभाग के आप सह संयोजक है। भारतीय विचार मंच का कार्य पूरे देश भर में चलता है, उसको प्रज्ञा प्रवाह के नाम से हम जानते हैं। प्रज्ञा प्रवाह की केंद्रीय समिति के आप सदस्य हैं। पहला विषय जिनका है आप है सुश्री इंदुमती बहन काटधरे। इंदुमती बहन पुनरुत्थान विद्यापीठ की कुलपति है। संस्कृत एवं अंग्रेजी में आपने अनुस्नातक किया है। करीब 15 वर्ष तक व्याख्याता के रूप में अध्यापन करने के बाद विद्या भारती के माध्यम से आप समाज कार्य में पूर्ण समय के रूप में जुटे। धर्मपाल समग्र के 10 खंडों का गुजराती तथा हिंदी में आपने संपादन कार्य किया है, सब लोगों ने उसको काफ़ी सराहा है। शिक्षा, परिवार प्रबंधन आदि विषयों में आपने प्रचुर लेखन किया है। 25 साल तक विद्या भारती की पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहने के बाद पुनरुत्थान विद्यापीठ के माध्यम से आपने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं श्री सदानंद जी सप्रे को विनंती करता हूं कि वे सुश्री इंदुमती बहन को हम सभी की ओर से स्मृति चिन्ह अर्पण करें। इंदुमती बहन से विनती करता हूं कि वे अपने विषय की शुरुआत करें। इस सत्र के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी वक्ता आदरणीय अवधेश कुमार सिंह जी तथा सभागृह में उपस्थित सभी विद्वज्जन, भोजन के बाद में शिक्षा का चिंतन करना, ये शिक्षा बोलते हैं वैसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा न हो और हिंदी में जिसको शिक्षा बोलते हैं उसका ही चिंतन हो, इसका प्रयास आप और हम सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसा निवेदन करके मैं विषय का प्रारंभ करती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम डीकॉलोनाइजेशन की चर्चा करते करते कॉलोनाइजेशन की चर्चा ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि डीकॉलोनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो अधिक कठिन है कॉलोनाइजेशन की चर्चा करने से भी। परंतु हम लोगों को अब औपनिवेशिकता से मुक्ति का स्वरूप क्या है शिक्षा के संदर्भ में और उसके उपाय क्या है, मार्ग क्या है, इसके ऊपर ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। मैं भी ऐसा प्रयास करूँगी। जैसे सुबह माननीय सुरेश जी ने कहा था, समझने के लिए थोड़ा सा औपनिवेशिकता शिक्षा में किस प्रकार से व्याप्त हो गई है, इसकी चर्चा करने के बाद अधिक समय हम उसका औपनिवेशिकता से मुक्ति का स्वरूप और उसका मार्ग, उस विषय पर बात करेंगे। 1 घंटे के समय में 40 से 45 मिनट में बात करूंगी, बचा हुआ 15 या 20 मिनट प्रश्नोत्तरी के लिए भी रहेगा। ये जो औपनिवेशिकरण है उसको हम यूरोपीकरण भी कह सकते हैं, पश्चिमीकरण भी कह सकते हैं, और सुबह जैसे माननीय सुरेश ने बताया आसुरीकरण भी कह सकते हैं। इसका सिलसिला आज के संदर्भ में 500 वर्ष पहले से शुरू हुआ, जब यूरोप के लोगों ने विश्व भर में जाना शुरू किया। भारत में जब वे आए तब उनके त्रिविध उद्देश्य थे। एक था समृद्धि को लूटना, उस लूटने के लिए उन्होंने व्यापार शुरू किया
और उस व्यापार को अच्छी तरह से सुरक्षित ढंग से सुविधापूर्ण पद्धति से कर सके, इसलिए राज्य पर अधिसत्ता स्थापित की। दूसरा उद्देश्य था यूरोपीकरण करने का और तीसरा था ईसाईकरण करने का। ईसाईकरण के लिए उन्होंने तथाकथित सेवा का माध्यम अपनाया, दया और चैरिटी का उसे स्वरूप दिया, और यूरोपीकरण के लिए शिक्षा का माध्यम अपनाया। इस शिक्षा के माध्यम से जो लक्ष्य हुआ, जो वर्ग, वो हम सब बैठे हुए हैं ऐसे लोग हुए, माने जिनकी शिक्षा प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, जिसकी शिक्षा प्राप्त करने की चाह है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करते हैं, और शिक्षित होने पर जिनको गर्व लगता है, संतुष्टि भी लगती है, ऐसा वर्ग इस यूरोपीकरण का शिकार हुआ है। आज भी हम हैं। शिक्षा के विषय में बात करने की हम सब की कठिनाई ये है कि हम सब इसमें डूबे हुए हैं, हम सब चारों ओर से अंदर बाहर से उससे लिप्त हो गए हैं। इसलिए कितनी भी भारतीय संकल्पनाएं हमें इम्प्रैक्टिकल लगने की पूरी संभावना होती है। ऐसा तो कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करते जाते हैं। जब भी हम कोई सिद्धांत का विवरण सुनते हैं भारतीयकरण के, तो हम कोरिलेट करते हैं, नहीं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजेंगे तो कैसे चलेगा, अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। तुरंत वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का कॉलोनाइजेशन क्या है और डीकॉलोनाइजेशन क्या है वो छोड़कर अपने बच्चे का क्या होगा, इस पर हम उलझ जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा हम जिस संदर्भ में उलझे हुए हैं उससे परे हटकर कुछ विचार करना पड़ेगा। ब्रिटिशों ने जो यूरोपीकरण किया शिक्षा के माध्यम से, उसके प्रमुख रूप से 3 आयाम थे। एक था शिक्षा का सरकारीकरण करना। आज की भाषा में हम कहें तो सरकार के हाथ में, सरकार के नियंत्रण में पूरी शिक्षा व्यवस्था रखना। भारत में शिक्षा प्राचीनतम काल से चली आई है, विश्व में प्राचीनतम है। जब तक ब्रिटिशों ने शिक्षा अपने हाथ में नहीं ली थी, तब तक माने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक, 1822 से 30 तक भारत में कभी भी शिक्षा विभाग सरकार में था ही नहीं। सरकार का काम या उस समय के शासकों का काम शिक्षा की सुरक्षा करना और सहायता करना इतना ही था। शिक्षा का नियंत्रण करना, शिक्षा को संचालित करना, शिक्षा को निर्देशित करना ऐसा नहीं था। और उस समय के काल में ब्रिटिश अधिकारियों के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में, मैं 1822 से 30 की बात कर रही हूँ, भारत में 5 लाख प्राथमिक विद्यालय थे। और विलियम एडम्स लिखता है कि 400 की जनसंख्या में एक विद्यालय था। फिर भी कोई इंस्पेक्शन की व्यवस्था, कोई केंद्रीय बोर्ड की व्यवस्था या कोई पाठ्यपुस्तक मंडल की व्यवस्था या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। समाज के और शिक्षकों के आधार पर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चलती थी और कदाचित विश्व में सर्वाधिक साक्षरता वाला और ज्ञान युक्त यह देश था। इसलिए भारतीय शिक्षा को यदि भारतीय बनाना है तो पहले इस सिद्धांत पर विचार करना पड़ेगा कि शिक्षा को हम शासकीय नियंत्रण से मुक्त कैसे करें। अब बात तो यह है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के समय में ये अत्यंत अव्यावहारिक है। आज के समय में ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता ने जब ये सिद्धांत सुना तो कहा, अरे तो कैओस हो जाएगा, जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, ऐसा कैसे? नियंत्रण तो होना ही चाहिए। तो आज हमारी मानसिकता है सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए, सरकार ने शिक्षा नीति बनानी चाहिए, हम लोग भले ही उनकी सहायता कर दे।
होना उल्टा चाहिए। हम लोगों को शिक्षा नीति बनानी चाहिए, सरकार ने उसमें सुविधा देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन आज कठिनाई क्या है? वन फाइन मॉर्निंग सरकार अगर कह दे शिक्षा मुक्त है, हमारा कोई नियंत्रण नहीं, तो शिक्षा को ओन करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ब्रिटिशों ने जो पहला काम किया वो शिक्षक को सारी बाकी की आर्थिक और शासकीय सत्ता की जो व्यवस्था थी उसके अधीन बना दिया, और आज शिक्षक वर्ग जो है उसमें अधीनता की भावना इतनी अधिक है कि हम तुरंत कह देते हैं ये तो कैसे संभव है, हम कैसे कर सकते हैं। हमको ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसको बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। और सूत्र क्या होना चाहिए? शिक्षा को सरकार से मुक्त नहीं करना, सरकार को शिक्षा के बोझ से मुक्त करना। क्योंकि बाय डिफॉल्ट सरकार ये नहीं कर सकती। ये अच्छी सरकार या बुरी सरकार का विषय नहीं है, इस पक्ष की या उस पक्ष की सरकार का विषय नहीं है, सरकार का काम नहीं है, इसलिए सरकार को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज करना इसलिए पड़ता है कि हम नहीं करते, इसलिए सरकार को करना पड़ता है। ऐसी हमारी सोच विकसित करनी पड़ेगी। आज क्या आज नहीं होगी वो ठीक है, लेकिन दिशा तो यही है कि हमको ऐसी सोच विकसित करनी पड़ेगी कि ये हमारा है। दूसरा, सहायता करेगी, सुरक्षा करेगी, लेकिन वो तो जब बहुत ऐसा अवसर आएगा तब, बाकी तो समाज ही ये काम करेगा। तो समाज की सहायता से, समाज की सुरक्षा से, शिक्षकों की जिम्मेदारी पर, शिक्षकों के दायित्व पर, शिक्षकों के सरोकार पर शिक्षा का तंत्र होना, ये भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा है। आज ये नहीं है, ये कैसे होगा ये चिंतन चलना, ये प्रथम चरण है। दूसरा है यूरोपीकरण का मुख्य, और जिसको हम केंद्रवर्ती बोलेंगे, वह है यूरोपीय ज्ञान धारा की प्रतिष्ठा, रिप्लेसमेंट ऑफ इंडियन नॉलेज बाय यूरोपियन नॉलेज। इसलिए वो उनके सारे जेम्स मिल और विलियम विल्बरफोर्स और मैकॉले और ये सब कहते थे भारत का इतिहास, ये ऐसा इतिहास कभी होता है क्या? भारत का अर्थशास्त्र ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। मैकॉले ने एक जगह कहा, इंग्लैंड की कोई एक गांव की एक प्राथमिक शाला के पुस्तकालय के एक अलमारी की एक शेल्फ पर जो पुस्तकें हैं उसमें जितना ज्ञान है भारत की किसी भी बड़ी लाइब्रेरी से वो श्रेष्ठ है। ऐसा ज्ञान यहाँ देना चाहिए हमको, भारत को ज्ञानवान बनना चाहिए। वो प्राथमिक शाला की, गांव की प्राथमिक शाला की पुस्तकों में जो ज्ञान है उससे। इसलिए यूरोपीय ज्ञान को यहाँ प्रतिष्ठित करना, ये इसका एकेडमिक पक्ष है और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये सरकार से मुक्ति, ये तो उसका व्यवस्था पक्ष है, लेकिन ये ज्ञानात्मक पक्ष है। और इसलिए आज सुबह जैसे माननीय सुरेश जी वर्णन कर रहे थे, हमारा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, सारे के सारे विषयों के मूल सिद्धांत बदल गए। 1857 में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की। उससे पहले तो यहाँ ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था फैल गई थी, स्थापित हो गई थी। उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको निर्देशित करने के लिए, प्रमाण पत्र की व्यवस्था के लिए मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की यूनिवर्सिटीज हुई और भारत में ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। उस यूनिवर्सिटी के मॉडल पर आज की सारी यूनिवर्सिटीज चल रही है।
उसकी प्रशासकीय व्यवस्था हो या उसकी ज्ञानात्मक व्यवस्था हो या उसकी आर्थिक व्यवस्था हो, उसी आधार पर चल रही हैं। सारे शास्त्रों के सिद्धांत, सारे शास्त्रों के का प्लेसमेंट, जो पूर्ण ज्ञान विश्व होता है उसमें हर एक विषय का जो प्लेसमेंट होता है, वो प्लेसमेंट भी किस शास्त्र का किस शास्त्र के साथ संबंध है, अंगांगी भाव से जो सारे विषय जुड़े हुए हैं, ये जो प्लेसमेंट है वो सारा ब्रिटिश दृष्टिकोण से चल रहा है। हमें कार्य योजना बनाकर यूनिवर्सिटी का ज्ञानात्मक स्वरूप बदलना पड़ेगा। अब ये ज्ञानात्मक स्वरूप बदलने का क्या अर्थ है? एक, यूनिवर्सिटी को केवल हायर एजुकेशन की संस्था बनाकर नहीं चलेगा। ज्ञान टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होता है। मैंने 5 साल से पहले का एक प्रकार का, 5 से 12 साल का दूसरे प्रकार का, 12 से 17 साल का तीसरे प्रकार का, और फिर हायर एजुकेशन, ऐसा नहीं होता। ऊपर से लेकर नीचे तक ज्ञान विविध रूपों में एक ही प्रकार का होता है। ये आयु की अवस्था के अनुसार पाठन पद्धति और पठन पद्धति बदलती है, परंतु ज्ञान के सिद्धांत नहीं बदलते। उसका स्वरूप केवल आयु के अवस्था के अनुसार बदलता है। तो उच्च शिक्षा ने नीचे की शिक्षा तक को ओन करना चाहिए, तभी कोई किसी भी विषय की निरंतरता बनी रहेगी। उच्च शिक्षा में और 2 बातें जरूरी हैं जो हमको उसके ऊपर विचार करना चाहिए और कैसे किया जाए वो भी देखना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी उच्च स्तर होता है रिसर्च एंड स्टडीज। रिसर्च मेथोडोलॉजी भारतीय नहीं है, वहाँ से हमारे ज्ञान विश्व की समस्या शुरू होती है। उदाहरण के लिए प्रमाण क्या है, कैसे सिद्ध करते हैं? भारत में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्तवचन प्रमाण अथवा शास्त्र प्रमाण, ऐसा हम कहते हैं। शास्त्र प्रमाण बुद्धि के स्तर तक पहुंचता है। यूरोपीय ज्ञान विश्व बुद्धि तक आकर सीमित होता है, बुद्धि अंतिम चरण है। भारत में बुद्धि के लिए भी प्रमाण है, शास्त्र प्रामाण्य सारे व्यवहार विश्व के लिए है, परंतु शास्त्र के लिए प्रामाण्य क्या है? यहाँ तक भारत ने विचार किया। शास्त्र के लिए प्रमाण है अनुभूति। शास्त्र कैसे रचे जाते हैं? हमारे यहाँ ऋषि शब्द तो बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध भी है। ऋषि दर्शनात्, जो आर्ष दृष्टा है, जिसको दर्शन होता है, वो ऋषि है। दर्शन माने रियलाइजेशन, साक्षात्कार, ये अनुभूति से होने वाली चीज है। जिनको अनुभूति हुई उन्होंने बुद्धि के स्तर पर उतरकर, जिनको अनुभूति नहीं हुई है परंतु जो बुद्धि से समझ सकते हैं, उनको समझाने के लिए शास्त्रों की रचना की। व्यवहार जगत के लिए शास्त्र प्रमाण है। इसलिए भगवद गीता में भी श्री भगवान ने कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। क्या करना क्या नहीं करना, इसके लिए तुम्हारे लिए प्रमाण कौन है? शास्त्र है। परंतु शास्त्र के लिए प्रमाण कौन है? अनुभूति है। आज के हमारे रिसर्च के क्षेत्र में या संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र में अनुभूति संकल्पना अनुपस्थित है, गायब है, और हम बुद्धिनिष्ठता को अंतिम प्रमाण मानते हैं। अब आज हमको और आपको भी कहेगा, अनुभूति तो बहुत ही बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, उसको कैसे प्रमाण माना जा सकता है? इसको जरा विधायक स्वर में उतरकर बदलकर हम कहेंगे, अनुभूति कैसे प्रमाण हो सकती है? जरा चिंतन करो, रिसर्च करो, अध्ययन करो। अनुभूति के लिए और भी हमारे ज्ञान से जुड़े हुए भी शब्द हैं। साधना करो,
हम साधना शब्द सुनते ही, तपश्चर्या शब्द सुनते ही मठ, मंदिर, गुफा, ध्यान, प्राणायाम, समाधि, ऐसा सब कुछ हमारे मन में आता है। और ज्ञान विश्व में फिर अनुभूति तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा सब हो जाता है, क्योंकि उस विश्व का इस व्यवहार विश्व के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसा हमने कर दिया है। तो पहली हमारी चुनौती है अध्ययन के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में प्रमाण व्यवस्था को ठीक करना। मैं बहुत विस्तार से तो नहीं कहूँगी, परंतु हमारी एक डॉक्टर नंदिनी जोशी करके हार्वर्ड में पढ़कर आई थी अर्थशास्त्र, वो कहती थी अरे वहाँ की प्रमाण व्यवस्था और वहाँ की रिसर्च व्यवस्था भी बहुत मैनिपुलेशन का ही मामला है। वो सब बनाया जाता है और पहले से तय किया जाता है, ऐसा ही है सब। वो हार्वर्ड के लिए भी कह रही थी, जहाँ वो पढ़कर आई थी, अपने अनुभव से कह रही थी। मैं इस विषय पर ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप सुज्ञ हैं, लेकिन वहाँ से हम ठीक करते आएंगे नीचे तक तो ये चलेगा। इसके आधार पर आज के समय में हमारे जितने भी सांस्कृतिक शास्त्र हैं, माने धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे जितने भी सामाजिक व्यवहार के शास्त्र हैं, उनके लिए हमारे आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे, 1 2 3 4 हमको रखना चाहिए। इसके बाद इन सिद्धांतों को आज के लोग समझ सके उस भाषा में रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि भारतीय विद्याएं पढ़ाना माने अभी चरक संहिता पढ़ाओ या योग सूत्र पढ़ाओ या सिद्धांत कौमुदी पढ़ाओ या हमारा व्याकरण शास्त्र और न्याय शास्त्र और पाणिनि के सूत्र पर। नो, दिस इज अबाउट उपनिषद, अबाउट शास्त्रार्थ। हमको उपनिषद के बारे में नहीं बताना है, उपनिषद का ज्ञान बताना है। हमको पाणिनि या पतंजलि के सूत्रों के बारे में नहीं बताना है, उसका व्यावहारिक अर्थ क्या होता है यह बताना है। तो ये यूनिवर्सिटी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि हम किस प्रकार से अपने सारे सांस्कृतिक विषयों को आज के समय में, आज की भाषा में ट्रांसलेट करें। ये एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना नहीं है, पूर्व के काल का आज के काल की भाषा में अनुवाद करना, रूपांतरित करना। इस प्रकार से रूपांतरित करके हमारे सारे अध्ययन के लिए ग्रंथ उपलब्ध करने चाहिए। ऐसा प्रयास भारत में पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आज से लगभग 100 साल पहले, मैंने 1900 से लेकर 1930 के काल में अनेक लोगों ने इस प्रकार से विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करके पुनर्रचना भी की है। अपना दैशिक शास्त्र उसमें से एक है, हिंदुओं का समाज रचना शास्त्र उसमें एक है, भारत में अंग्रेजी राज करके जो इतिहास का ग्रंथ है वो उसमें एक है, इंजीनियरिंग के अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। ऐसे ग्रंथ उस समय भी लिखे गए थे, लेकिन 1930 से 1947 का काल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रमुख लक्ष्य सबका रहा, तो ये ज्ञान साधना वहाँ जरा रुक गई। उद्देश्य उस ज्ञान साधना का यही था कि स्वाधीनता तो शायद मिल जाएगी, परंतु स्वाधीनता के बाद हमारा देश चलेगा कैसे, किन शास्त्रों के आधार पर चलेगा, किन सिद्धांतों के आधार पर चलेगा, इसलिए वो अध्ययन हो रहा था। उस समय वो ग्रंथ लिखे जा रहे थे। आज ऐसे ग्रंथ लिखने की बहुत आवश्यकता है। विद्वत जनों ने अपनी सारी बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति उसमें लगानी चाहिए। तीसरी बात है ऊपर से नीचे तक आना। माने हमारे भारतीय ज्ञान विश्व की विशेषता ये है कि कठिन से कठिन तात्विक सिद्धांत या आध्यात्मिक सिद्धांत सामान्य, आज जिनको कपिल कपूर जी यूनिवर्सिटी एजुकेटेड अनपढ़ कह रहे थे, ऐसे लोगों तक वो पहुंचा था। माने सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये तो अध्यात्म का सूत्र हुआ।
वो किसान भी कहता था सचराचर में भगवान है, सब कुछ भगवान ही है। नीचे तक पहुंचाने की एक लोक शिक्षा की बहुत ही अच्छी परंपरा हमारे यहाँ थी। इसलिए ज्ञान केवल पंडितों के पास नहीं था, ज्ञान किसानों के पास भी था, व्याध के पास भी था, गृहिणी के पास भी था, मोची के पास भी था। सब लोग ज्ञानी ही थे। पढ़े अक्षर पढ़े लिखे को कभी हमारे यहाँ पढ़ा लिखा नहीं कहा गया। इस प्रकार से हम यदि विद्यालय सिस्टम की ही बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक वो ज्ञान आएगा कैसे, इसका भी चिंतन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आयु की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग रूपों में ज्ञान ग्रहण होता है। गर्भाधान से लेकर 5 वर्ष की आयु तक शिशु अवस्था कही जाती है। 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल अवस्था है, बाद में किशोर, तरुण आदि आदि। अब शिशु अवस्था में संस्कार होते हैं। तो जिस शास्त्र का सिद्धांत हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, वही सिद्धांत संस्कार के रूप में शिशु अवस्था में देना। बाल अवस्था एक्टिविटी ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड, प्रेरणा आधारित ऐसी होती है, तो क्रिया के रूप में देना, अनुभव के रूप में देना। किशोर अवस्था में विचार चक्र चलता है, स्वतंत्र बुद्धि का विकास हो रहा है, तो चर्चा आधारित, विचार आधारित उस ज्ञान का रूपांतरण करना। उसके बाद उसके में दायित्व बोध जोड़ना। ये सब हमारे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक का क्रम होता है। ज्ञान तो वही रहता है। हम लोगों ने ये सारा खंड खंड कर दिया कि प्राथमिक का माध्यमिक से संबंध नहीं, माध्यमिक का हायर सेकेंडरी से संबंध नहीं, उसका हायर एजुकेशन से संबंध नहीं। इसको ऑन कौन करेगा? इसको यूनिवर्सिटी ओन करेगी। प्राथमिक शिक्षक के ऊपर यह दायित्व नहीं दे सकते, हायर एजुकेशन पर ही यह दायित्व है, और यूनिवर्सिटी का स्वरूप ऐसा होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, ब्रिटिश शिक्षा के चलते हमने शिक्षा को केवल विद्यालय के साथ, विद्यालय में भी केवल क्लासरूम तक, क्लासरूम में भी केवल पाठ्यक्रम तक, पाठ्यक्रम में भी केवल पाठ्यपुस्तक तक, और पाठ्यपुस्तक से भी आगे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों तक सीमित कर दिया। शिक्षा ऐसी नहीं होती, क्योंकि अर्थ के साथ जुड़ गई, इसलिए ऐसा हुआ। हमें शिक्षा को भी मुक्त करना चाहिए और व्यापक संदर्भ में सोचना चाहिए। और व्यापक संदर्भ है, इससे दो उद्देश्य एक साथ होंगे। व्यक्तित्व विकास के लिए, जीवन विकास के लिए जितनी भी प्रकार की शिक्षा आवश्यक है, उसमें से 60 से 70% शिक्षा घर में होती है, परिवार में होती है। और यह शिक्षा गर्भाधान के क्षण से ही शुरू होती है। आज परिवार में होने वाली शिक्षा के क्षेत्र से संपूर्ण रूप से गैर हाजिर है, माने अनुपस्थित है ही नहीं। हमने परिवार को शिक्षा का केंद्र मानना विगत शायद 2 पीढ़ियों से बंद कर दिया है। कुछ नहीं सीखा जाता, सिखाने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वास्तव में परिवार में हमारे शास्त्रों ने कहा माता प्रथमो गुरुः। आज हमने एक भी लड़की को माता कैसे बनना ये सिखाना बंद कर दिया। एक भी पिता द्वितीय, पिता भी गुरु है। पिता को क्या पढ़ाना, ये पिता अपने संतानों को क्या पढ़ाएगा, यह विषय पूर्ण रूप से उपेक्षित हो गया। हम इसको रीइंस्टेट कर सकते हैं। माने सरकार को करना चाहिए, नई एजुकेशन पॉलिसी में आना चाहिए। इसमें ये नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। अगर सरकार ने परिवार शिक्षा भी अपने हाथ में ले ली तो फिर वो परिवार शिक्षा का भी कुछ क्या से क्या हो जाएगा।
परंतु परिवार शिक्षा को शासन निरपेक्ष करके हम एक समानांतर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से विकसित कर सकते हैं। और यहाँ बैठे हम सब लोग शिक्षक के नाते अपनी संतानों को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। परंतु ये पढ़ाना विद्यालय में पढ़ाने वाला गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कंप्यूटर नहीं है। इसी में शिक्षा को सीमित हम नहीं कर सकते। तो जिसको हम धर्म शिक्षा कहते हैं, चरित्र की शिक्षा कहते हैं, उसका प्रारंभ घर से होता है। जिसको हम कौशल की शिक्षा कहते हैं, उसका प्रारंभ घर से होता है। जिसको हम जीवन की शिक्षा कहते हैं, उसका प्रारंभ घर से होता है। इसके साथ गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये सब जुड़ना चाहिए। उदाहरण, इसको व्यवहार शिक्षा भी कह सकते हैं। और ये हुई तो हुई, नहीं हुई तो कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी लाइटली लेने का विषय नहीं है। ये नहीं हुई तो विद्यालय की शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है, इतना महत्व उसको देना पड़ेगा। साक्षराः विपरीताः राक्षसाः भवन्ति। साक्षर हो गए लेकिन उल्टे चले तो राक्षस ही हो जाते हैं। और आज हम ऐसा ही तो देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा विद्वान पंडित, बहुत पढ़ा लिखा है, पैकेज तो बहुत बड़ा मिलता है, लेकिन जीवन की शिक्षा तो उसमें है ही नहीं। फिर संस्कृति कहाँ से, संस्कार कहाँ से, चरित्र कहाँ से, कुछ नहीं आएगा। इसलिए परिवार में मिलने वाली शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण मानकर उसके पूरक के रूप में विद्यालय की शिक्षा को रखकर प्लेसमेंट को बदलना, वेटेज को बदलना, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम है। और ये परिवार में मिलने वाली शिक्षा विद्यालय में भी आए, इस प्रकार से 3 बातें आवश्यक है जो परिवार में और विद्यालय में दोनों होने चाहिए। सबसे पहला, काम करना सिखाना। बहुत सीधी सादी बात है, आज काम करना आता नहीं, तो काम करना सिखाना। इसके साथ काम के प्रति अपनी जो मानसिकता है वो बदलना। ब्रिटिशों के अत्याचारों के कारण से, उत्पीड़न के कारण से और अतिशय माने तुच्छकार, तिरस्कार, उपेक्षा, इस अपमान, इसके कारण से काम करना बुरा है, काम करवाना श्रेष्ठ है। ऐसा काम करने के प्रति निकृष्टता का और काम नहीं करने के प्रति श्रेष्ठता का भाव अपने मानस में बहुत अंदर उतर गया है। इस मानस के चलते हम अपने बच्चों को और अपने आप को काम से बचाते हैं। हाथ से काम नहीं करना, स्वयं नहीं करना। मैं मेरे हाथ से कुछ काम करूंगी तो नीची हो जाऊंगी, ऐसी मानसिकता भी निकालना। काम करने का कौशल विकसित करना और काम करने के प्रति सम्मान का, आदर का, श्रेष्ठता का भाव विकसित करना। ऐसे दोनों प्रकार की शिक्षा विद्यालय में और घर में मिलने की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय में इसको एक्टिविटी ओरिएंटेड एजुकेशन कहते हैं, घर में काम करने की शिक्षा ऐसा कहते हैं। इसके लिए व्यावहारिक रूप में सब परिवारजनों को घर में अधिक समय साथ में रहना और घर के काम साथ मिलकर करना इतनी सीधी सरल बात है। अपना घर कौन चलाएगा? अपना घर हम चलाएंगे। इतने सादे सूत्र बनाकर घर के काम और बाहर के काम भी करना शुरू करना चाहिए। और इसको गणित में 100 में से 100 नंबर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसी प्रतिष्ठा भी देनी चाहिए। दूसरा विषय है अच्छा बनने की शिक्षा। इसको कहते हैं मन की शिक्षा। मन ही मनुष्य को सज्जन अथवा दुर्जन बनाता है। इसलिए विद्वान बनने से पहले सज्जन बनना आवश्यक है। ये भारत की सोच है। समाज को, विश्व को, भगवान को भी विद्वान मनुष्यों से भी ज़्यादा सज्जनों की आवश्यकता है। विद्वान एक बार नहीं हुए तो कोई नुकसान नहीं होता, सज्जन नहीं हुए तो बहुत नुकसान होता है। ये मन की शिक्षा प्राथमिक शाला का मुख्य विषय बनना चाहिए।
और बाल अवस्था में घर का विषय बनना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मेशन एज है उसमें हम मन को ट्रेन कर सकते हैं या मन का विकास कर सकते हैं। और ये सिखाने की बातें कौन सी हैं, विद्यालय में हो या घर में, संयम सिखाना। माने हमारे सारे शास्त्रों ने उत्तम अध्ययन के लिए आवश्यक जो 2 बातें बताई हैं, उसमें एक है ब्रह्मचर्य और दूसरी है एकाग्रता। ये दोनों मन की शक्तियां हैं। और आज नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पर भी मन की शिक्षा को कोई स्थान नहीं है। मन में आए वो करना, ऐसे स्वच्छंदता को हम स्वतंत्रता मानते हैं और इसी के लिए सारा पुरुषार्थ चलते हैं। जो मन में आए वो करने की स्वतंत्रता, ये फ्रेज ही गलत है, इसको एलिमिनेट करना चाहिए। संयम की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, नियम पालन की शिक्षा, आज्ञा पालन की शिक्षा, ये सारी शिक्षा प्रमुख बात है। इसके लिए विद्यालय में प्रवेश के नियम बदलने पड़े तो बदलने चाहिए। तुम जब तक अच्छे नहीं हो तब तक तुमको गणित पढ़ने का या संस्कृत पढ़ने का या शास्त्र पढ़ने की पात्रता ही नहीं है। भगवद गीता ने बहुत अच्छे सिद्धांत दिए ही हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार तो जो संयत इंद्रिय है उसी को है। अपात्र हाथों में, कुपात्र के हाथों में किसी प्रकार का ज्ञान हम नहीं दे सकते। इसलिए मन की शिक्षा विद्यालय में और घर में देना चाहिए। घर के संदर्भ में संयम की शिक्षा के बहुत छोटे छोटे आयाम हैं। पहला है स्वाद संयम, और बाल अवस्था की मैं बात कर रही हूँ, इसलिए घर में जो बना है वो सब खाना, अच्छे मन से खाना, पेट भर के खाना, बिना मुंह फुलाए खाना, बिना चिड़चिड़ किए खाना। अभी नहीं खाऊंगी और बाद में आधे घंटे के बाद मैगी मांगूंगी तो दे, ये नहीं चलेगा। ये इट्स वेरी सिंपल, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा स्ट्रिक्ट होने में 2 बातें आड़े आती है। एक होता है दया भाव, अरे, और वे माई पिताजी को कहती है तुम भी तो, तुम्हारे मन में आता है वो खाते हैं तो इसको खाने दो ना। ये आड़े आता है कि हम स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। और दूसरा, एक ही तो है, इसके लिए ही तो कमाते हैं, अभी इनको क्या ये करना। तो ये तो बालक को बिगाड़ना हुआ, शिक्षित करना तो नहीं हुआ। तो हमारे सुज्ञ लोग उदाहरण देते हैं कि बालकों की शिक्षा होती कैसे है। कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है, तब जब मिट्टी का पिंड गीला होता है चाक पर चढ़ाता है, चाक घुमाता है और बहुत ही कोमल हाथ से उसके साथ व्यवहार करता है, थपेड़े नहीं मारता, लेकिन आकार जैसा देना है वैसा ही देता है, जैसा बन जाए वैसा नहीं देता। इसको आर्य चाणक्य ने लालन कहा, लालन करना, लेकिन संस्कार करना, जैसा चाहिए वैसा चरित्र निर्माण करना, ये कला माता पिता को अवगत होनी चाहिए। इसलिए माता पिता की शिक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो चाक से घड़ा उतारता है उसके बाद दया नहीं आती, उसको भट्ठी में डालता ही है। अगर किसी को दया आई, अरे बेचारा घड़ा, उसको अग्नि लग जाएगी, वो सिक जाएगा, गर्मी लगेगी, और इतना कोमल में छाया में सुखाऊंगा, छाया में सूखा हुआ मिट्टी का घड़ा रंग कर शोकेस में रखने लायक तो होता है, लेकिन टिचकी मारते ही फूट भी जाता है, पानी भरने के काम में तो कभी नहीं आता। हमारे बच्चे ऐसे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, क्योंकि विद्यालय में भी और घर में भी संयम की और ऐसी शिक्षा नहीं है। ये अग्नि कौन सी है? संयम की, अनुशासन की, नियम पालन की, परिश्रम करने की, साधना की, आज्ञा पालन करने की, ये शिक्षा के अंग हैं।
ये चरित्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये बुद्धि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि असंयमित मन बुद्धि को भी काम नहीं करने देता या बुद्धि को भटका ही देता है। इसलिए ये संयम की शिक्षा। दूसरा, स्वाद के साथ अर्थ संयम, पैसा कहाँ से आता है, कैसे खर्च होता है, किस चीज के लिए कितना खर्च करना चाहिए, ये दूसरी शिक्षा है। समय संयम, कितने समय में काम हो जाना चाहिए, वाणी संयम, ये सब सिखाने की बातें हैं, जरा परिश्रम पूर्वक सिखाने की बातें हैं। माने शिक्षा के विषय में बहुत बोलने से शिक्षा भारतीय नहीं हो जाती, करने से होती है। और इसके लिए पीटीसी, बीएड या पीएचडी नहीं करना पड़ता, अच्छे माता पिता बनना पड़ता है। इसके बाद इसको आर्य चाणक्य 10 वर्षाणि ताडयेत् कहते हैं। और फिर प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत्। मित्र तो मानना, परंतु गृहस्थ होने तक उस तरुण या तरुणी को, युवक युवतियों को माता पिता से शिक्षा प्राप्त करना है। ये माता पिता भी भूल जाते हैं और बच्चे भी भूल जाते हैं कि ये शिक्षक तो होना ही है। कौन सी शिक्षा है? गृहस्थाश्रमी बनने की शिक्षा, अर्थार्जन करने की शिक्षा, व्यवसाय कौन सा करना इसके लिए मार्गदर्शन करने की शिक्षा, ये तो होना चाहिए। नहीं तो ये तो भटक जाएंगे। इतने अच्छे 16 वर्ष और 25 वर्ष इसके काहे के लिए हैं? तो ये जो शिक्षा है, ये इसको हम समानांतर शिक्षा व्यवस्था करके, सरकार से मुक्त ऐसी शिक्षा व्यवस्था, परंतु विद्यालय के साथ साथ विद्यालय से भी अधिक आवश्यक ऐसी शिक्षा व्यवस्था के हम स्थान स्थान पर प्रयोग शुरू कर सकते हैं। और सूत्र एक ही है, हर घर में पलने वाली बालिका को बड़ी होकर अच्छी स्त्री, अच्छी पत्नी, अच्छी गृहिणी और अच्छी माता बनना है। हर बालक को अच्छा पुरुष, अच्छा पति, अच्छा गृहस्थ और अच्छा पिता बनना है। इसकी जिम्मेदारी माता पिता की है, क्योंकि परिवार प्रथम पाठशाला है और नंबर 1 पाठशाला है। उन पाठशालाओं को पाठशाला बनाने के लिए आज हमारे सामने कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, केवल हमें ऐसा करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है और अंतिम बात है, आज भी देश भर में ऐसे अनेक प्रयोग चल रहे हैं जिनको ये मैकॉले की शिक्षा नहीं चाहिए, जिनको ये यूरोपीय शिक्षा नहीं चाहिए। ऐसे हजारों परिवार हैं, कदाचित वो संख्या 6 अंकों में भी जाएगी। ऐसे परिवार हैं अनेक स्थान पर, व्यक्तिगत रूप से, संस्थागत रूप से, संगठनों के स्तर पर ऐसे प्रयास हो रहे हैं। उन सब प्रयासों को अधिक सम्मानित करना, अधिक रिकॉग्निशन देना, अधिक एक सूत्र में बांधने की कोई न कोई व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। तभी जाकर इस भारतीय शिक्षा की हम प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आज हम व्यामोह से मुक्त होना एक बात है और पैरेलल नया पर्याय देना ये दूसरी बात है। मुझे लगता है कि पर्याय देने से बाकी सारी समस्याएं अपने आप हल होती जाएगी। अभी पिछली बार मैंने सुना था कम्युनिज्म के साथ कि हमारी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो हम लड़ाई कर ही नहीं रहे हैं कम्युनिज्म के साथ या यूरोपीकरण के साथ। अभी तो हम कितना मार खा रहे हैं, कितना वो भी मार रहे हैं, इतना ही भर रो रहे हैं। ये इस शिक्षा ने सब सर्वनाश कर दिया, इस शिक्षा ने सबके संस्कार खराब कर दिए, भारत को भारत नहीं रहने दिया, इतना ही हम कहते हैं। ऐसा कहने के स्थान पर ऐसा हम करेंगे, इसकी कार्य योजना बनाने से ऐसा भारत होगा, ऐसा करेंगे, योजना आज से शुरू की तो आने वाले 50 वर्ष में भारत हो ही जाएगा, क्योंकि वी हैव गॉट द पोटेंशियल। हमारे में सामर्थ्य तो है, संभावनाएं हैं, विश्व में बची हैं कोई संभावनाएं तो यहीं पर तो बची हुई हैं, और हम लोग जैसे लोग ही तो कर पाएंगे। इतना हम लोग वी आर ब्लेस्ड,
हम लोगों को ऐसा वरदान मिला हुआ है कि ब्रिटिशों ने ऑस्ट्रेलिया को समाप्त कर दिया, अमेरिका को समाप्त कर दिया, हम लोगों को कहाँ समाप्त कर दिया है। इतना संभावना अगर हमारे में है तो योजना बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पर्याय शुरू करना चाहिए विद्यालय के क्षेत्र में। मैंने हायर एजुकेशन से लेकर शिशु अवस्था तक की शिक्षा की एक सूत्र ऐसी व्यवस्था करना, यह पहला मुद्दा है। सभी विषयों को एक दूसरे के साथ संबंधित करना और समग्रता में विचार करना, यह दूसरा बिंदु है। शिक्षा को विद्यालय से बाहर निकालकर परिवार तक ले जाना, यह चौथी व्यवस्था, तीसरा बिंदु है। और एक बिंदु लोक शिक्षा का विषय भी, जिसमें शिक्षक और धर्माचार्य दोनों ने मिलकर ये करना चाहिए और इस ज्ञान को सार्वत्रिक रूप से फैलाना चाहिए, प्रतिष्ठित करना चाहिए। इसके साथ जुड़ा हुआ एक बिंदु है, आज जिनको हम अपनी भाषा में भी निरक्षर कहते हैं और यूरोपीय संदर्भों में भी अनपढ़ कहते हैं, ऐसे वनवासियों के पास, बड़े बूढ़ों के पास इतना ज्ञान है, अभी उस ज्ञान को रिकॉग्नाइज करके उसको भी प्रतिष्ठा कैसे देना, इसकी भी योजना बनाना। ऐसा अगर हम करेंगे तो हम बहुत जल्दी भारतीय शिक्षा की पुनर्प्रतिष्ठा कर सकेंगे। 1800, अंतिम वाक्य कहकर मैं मेरा विषय समाप्त करूंगी। 1868 में जब ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था भारत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई थी, तब और क्वीन विक्टोरिया का शासन 1858 में हमारे यहाँ आ गया था। उसके 10 साल बाद मैक्स मूलर ने, जिनको हम बहुत बड़ा पंडित विद्वान ऐसा मानते हैं, आदर से भी देखते हैं कि वेदों का अनुवाद किया, उस मैक्स मूलर ने अपने मित्र को पत्र में लिखा था, इंडिया हैज़ बीन कॉन्कर्ड वंस, भारत को एक बार हमने जीत लिया है, क्योंकि रानी का राज आ गया था। बट शी शुड बी कॉन्कर्ड अगेन, परंतु उसे पुनः एक बार सर्वार्थ में जीतना चाहिए। यह सर्वार्थ में शब्द जरा अधिक स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है। वो राजकीय दृष्टि से तो जीत गए, आधिपत्य अपना स्थापित कर दिया, लेकिन प्रजा मानस को अभी नहीं जीता है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। बट शी शुड बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट शुड बी थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से प्रजा के मानस को यूरोपीय बनाया जा सकता है, ऐसा उसका दृढ़ विश्वास था और भारत जीता गया, उसी प्रकार से जीता गया है। आज हर प्रकार से प्रयास करके हमने उत्तर देना चाहिए। भारत माता एक बार मुक्त हुई है 1947 में, परंतु उसे सर्वार्थ में पुनः मुक्त करना चाहिए, और ये दूसरी मुक्ति भी होगी, सही मुक्ति भी होगी शिक्षा के माध्यम से, और उसको करने वाले हम लोग होंगे। और जिस दिन भारत फिर से भारत हो जाएगा इसी मुक्ति के परिणाम स्वरूप, तो विश्व का चित्र अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि तब भारत ने यदि अपना गुरुत्व प्राप्त कर लिया तो वो विश्व गुरुत्व ही होगा, और तो सब लोग सीखने के लिए अपने आप आएंगे। इसलिए वो भारत को फिर से भारत बनाना शिक्षा के माध्यम से ये आवश्यकता है। हम सब यह कर भी सकते हैं। मैंने बहुत संक्षेप में ही 2-4-5 बातें बताई हैं। ऐसा करने की, ऐसा होने की परमात्मा हम सबको शक्ति, बुद्धि, वृत्ति दे, ऐसी सबकी ओर से प्रार्थना करके मैं मेरा विषय समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। 10 मिनट है अपने पास प्रश्नोत्तरी के लिए। कृपया हाथ खड़ा करें अपने कार्यकर्ता। हाँ, नाम दीपक शर्मा, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आपने 2 बातें कही। 1822 में 5 लाख
विद्यालय थे। जी। हम तक्षशिला, नालंदा वो काल छोड़ दें। 1857 में 3 यूनिवर्सिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आई, तो 10 वर्षों में शिक्षा का कायाकल्प करके वो स्थापित हो गई। जब वे 10 वर्ष में सब कुछ बदल सकते हैं तो हमको 50-60 साल क्यों चाहिए? पहला प्रश्न। दूसरा, ये जो सब बातें बताई, इससे पहले शिक्षा शासन के अधीन हो, उससे मुक्त हो, इससे पहले ये तय करना पड़ेगा यदि शिक्षा आप समाज के अधीन करना का विचार रखते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था पूंजी आधारित हो या पूंजीवाद में हो या समाजवाद में हो। ये नहीं हो सकेगा कि देश तो पूंजीवाद हो और शिक्षा परिवार और समाज से चले। वो भी आज शासन से तो मुक्त है पर बाजार के पूरे अधीन हो चुका। पहला विषय तो ये है कि उनको 10 ही साल लगते हैं तो हमको 50-60 क्यों लगना चाहिए? ये प्रश्न तो मैं भी पूछ सकती हूँ, लेकिन उत्तर कोई नहीं दे सकता कि क्यों लगने चाहिए। अंग्रेजों को भी 10 साल नहीं लगे थे। उन्होंने 1773 से अपने प्रयास शुरू किए थे। उन सारे प्रयासों के बावजूद भी 1822 में 5 लाख विद्यालय थे। इसलिए प्रयास तो उनका 1773 से शुरू हुआ था, एक या दूसरे प्रकार से। और दूसरी, आपका सुझाव बहुत ही ठीक है। हमारे डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप है, वे भी कहते हैं और सभी सुज्ञजन समझ भी सकते हैं कि शिक्षा इन आइसोलेशन बदल नहीं सकती। अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था कम से कम उसके अनुकूल होनी चाहिए। इसलिए ये 3 जब तक नहीं बदलती तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकती। ये थियोरी ठीक है, परंतु राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, समाज व्यवस्था बदलेगी कब? यूनिवर्सिटी में बदल होगा तभी ये बदलेंगी, नहीं तो कैसे बदलेगी? अब ये नहीं हो सकता तब तक ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता तब तक ये नहीं हो सकता। इस डायकोटोमी में तो कुछ नहीं हो सकता। पहले किसको बदलना चाहिए, तब बाकी सारी बदलेंगी। ऐसा थोड़ा तार्किक विचार करेंगे तो भी ध्यान में आएगा कि ज्ञान के आधार पर दूसरी बातें बदलना तो संभव है, बाकी सारी बातें बदलने से ज्ञान व्यवस्था बदल नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा बदलेगी तो शेष सारी व्यवस्थाएं बदलने की संभावना है। बाकी सारी बदलेंगी और शिक्षा नहीं बदलेगी तो ये भी नहीं बदलेंगी और ये भी नहीं बदलेगी। प्रायोरिटी में शिक्षा है। ऑस्ट्रेलियन व्यास वडोदरा, इंटरनेशनल बोर्ड, स्कूल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, गुजरात बोर्ड, ये सबका समन्वय क्यों नहीं होता है? अगर 14 साल से स्टेट में अपनी अनुकूल सरकार है तो उसका भी समन्वय नहीं हो सकता है। अभी सेंट्रल में भी अपनी विचारधारा है तो उसको भी थोड़ा समन्वय करना चाहिए। मेरे भाषण के आधार पर अगर ये प्रश्न होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैंने सरकार का और शिक्षा का इस प्रकार का कोई संबंध है ऐसा नहीं बताया था। सरकार शिक्षा के लिए अनुकूल, ये फ्रेज ही ठीक नहीं है, क्योंकि हमने कहा था कि ये सरकार का विषय नहीं है। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल सरकार का विषय तो बाद में आता है। अनुकूलता माने सुरक्षा और सहायता के लिए होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन पहली बात तो शिक्षा को स्वतंत्र रूप से विचार करना ये है। इंटरनेशनल बोर्ड और CBSE माने सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड और ये सब तो व्यवस्थाएं समन्वय की नहीं है, मेरे हिसाब से अपनी मानसिकता की है। इंटरनेशनल बोर्ड हमारे लिए स्टेट बोर्ड से ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित हैं। समथिंग इज़ वेरी मच रॉन्ग विथ अवर साइकी। हम इंटरनेशनल बनना ही क्यों चाहते हैं? पहली कक्षा में 1 से 50 या 1 से 100 पढ़ना है और उसमें अगर हमको इंटरनेशनल बोर्ड चाहिए तो फिर हम गणित नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मैं बताना उस समय भूल गई थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का
एक विषय होना चाहिए, समाज को हीनता बोध से मुक्त करो। और हीनता बोध ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है। हम साइकोलॉजिकल प्रश्न को लॉजिक से सॉल्व करने की तो बहुत कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी माध्यम नहीं चाहिए ऐसा इतने आंकड़े देकर, प्रमाण देकर, महापुरुषों के वचन बताकर, परंपरा बताकर, सारी दुनिया भर की व्यवस्थाएं बताकर लॉजिक से तो बहुत बताना चाहते हैं, लेकिन 1 घंटे के कितने अकाट्य तर्कों के बाद भी नहीं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हो गया 1 घंटे तक का, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रश्न को हम लॉजिक से सुलझाना चाहते हैं। साइकोलॉजी से सुलझाने में विद्वत जनों को अप्रतिष्ठा लगती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल के रूप में तो जरा चिढ़ाना भी पड़ता है। अंग्रेजी बोलता है, मेरे साथ बात नहीं करता, जा तुम्हारा मुंह दुर्गंध आती है। ऐसा विद्वान नहीं कर सकते। ऐसा जो कर सकता है वो जरा अंग्रेजी का प्रश्न को या इंटरनेशनल के प्रश्न को हल कर सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। आज का ज्वलंत प्रश्न ऐसा है कि हर एक माँ बाप को आपको बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ फी। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया भरना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके बारे में आप कौन सी व्यवस्था करते हैं? माता पिता ने स्वयं निर्माण किए हुए प्रश्न है ये। 1 लाख बी के विद्यालय में भेजने की क्या है? ये शिक्षा शास्त्र के प्रश्न नहीं है। और मेरा सवाल 2 है मैम। पहला सवाल ये है कि आपने कहा था कि हमें अपनी बच्चियों को और लड़कों को, बच्चियों को बताना चाहिए कि अच्छी स्त्री बनना है, अच्छी पत्नी बनना है, और लड़कों को उसी प्रकार से अच्छा पुरुष बनना है और फिर अच्छा पति बनना है। मैम मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि अगर इस प्रकार से हम आगे चलेंगे तो वर्ल्ड लीडर्स जैसे सुंदर पिचाई है या सत्या नडेला है, जो मार्केट के अंदर इतने डोमिनेंट हैं, आज भारत का नाम बहुत ऊंचा करके रखे हैं, उस प्रकार से हम आगे जाके नहीं बना पाएंगे अगर इसी प्रकार से हम आगे चलते रहते। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं भोपाल से हूँ। आपने अपने वक्तव्य के दौरान एक बात कहा था कि शिक्षा उसे मिलनी चाहिए जो पात्र हो। मैं बड़ी विनम्रता से आपके इस वक्तव्य से अपनी असहमति व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो संजीवनी है जिससे अयोग्य को योग्य बनाया जाता है। तो आप इस बात को कैसे स्पष्ट करेंगे? उत्तर तो बहुत ही छोटा ही होगा। अरे भाई, अच्छी स्त्री और अच्छा पुरुष बनना किसी भी प्रकार की सफलता उपलब्धि के विरोध में है क्या? पहले अच्छी स्त्री और अच्छा पुरुष होना चाहिए, बाद में सब कुछ होना चाहिए। You cannot stop yourself being a woman or a man. You can do away without doctor. आपको इंजीनियर के बिना चल सकता है, डॉक्टर के बिना चल सकता है, किसी के भी बिना चल सकता है, स्त्री और पुरुष के बिना कैसे चल सकता है? इसलिए उसको प्राथमिकता देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी ने डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, राजा, मंत्री ये सब नहीं बनना चाहिए, पहले ये बाद में ये। योग्य अयोग्य की बात ये है कि आजकल जिसको अयोग्य को योग्य बनने के लिए, मैंने अज्ञानी को ज्ञानवान बनना, दुष्चरित्र को सच्चरित्र बनना, ये तो अयोग्य से योग्य होना है। पात्रता की बात अलग है। जिस प्रकार आज एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन होता है, उस प्रकार की एलिजिबिलिटी किसकी है? जो सेवापरायण नहीं है, जो विनयशील नहीं है, जो स्वच्छंदी है, जो अपने आप को संयम में ही नहीं रखना चाहता, जो तत्पर नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो अपात्र है। उसको आप विद्या देंगे तो विद्या का ही कुछ माने उल्टा सुल्टा हो जाएगा। इसलिए पहले हाँ ये ठीक है, उसकी पात्रता निर्माण करो, पहले उसको श्रद्धा युक्त अंतःकरण वाला बनाओ, उसको विनयशील बनाओ, बाद में उसको ज्ञान दो। तो ये आजकल के माने आप कौन से रंग से प्रश्न कर रहे थे मैं जानती हूँ।